इंसान का दिमाग जो सोचता है, इंसान का पूरा जिस्म वैसे बिहेव करता है। छोटी सी चीज़ है स्ट्रेस, परेशानी, और उसकी रूट कोज क्या है? हमारा नेगेटिव थॉट। हमारा माइंड, हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितनी हम अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर चलते हैं। पेरेंट्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज का इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आता है। When somebody is in stressed, तो उसको चाहिए वो 15 से 20 मिनट वॉक कर लेगा ना, वो अच्छा फील। टीनेजर जो हैं वो स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन को ज़्यादा फेस कर रही हैं। जब घर के बड़े इस तरह की किसी एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होंगे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टीन्स एंड ट्विंस के साथ मैं हूं खुर्रम खुर्शीद। नाजरीन, कहा यह जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स्ड मशीन्स और ह्यूमन बीइंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ इमोशंस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर के माहौल का असर इंसान के मजाज के ऊपर, इंसान के मूड के ऊपर आता है। अगर हम देखें तो मौसमों की तपश, लहजों का खुरदरापन और रवैयों में सर्द मोहरी, हर तरफ और कूबकू, हिरसो हवस और आरजू, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी नाहमवारी, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इंसान के अंदर फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को जन्म देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमें ये समझ आती है कि चीज़ों का इफ़ेक्ट ट्रिकल डाउन होता है, यानी इंसान का दिमाग जो सोचता है, इंसान का पूरा जिस्म वैसे बिहेव करता है। अगर मैं इस वक्त हाथ को मूवमेंट दे रहा हूं तो इसका सिग्नल बुनियादी तौर पर मेरे जहन से आ रहा है। इसी तरह एक घर में जब घर के बड़े इस तरह की किसी एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होंगे तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आएगा। इन अमूर के ऊपर और इससे जुड़े हुए बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ आज एक बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं। बेहतरीन गेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चाइल्ड काउंसलर हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आप इस तरह के बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। और आज हम उनसे उनकी प्रैक्टिसेस और उनके एक्सपीरियंसेस भी उनसे पूछेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसके मुतल्लक आगाही मिल सके। मैं शुक्रिया अदा करता हूं ओकाशा खान का कि आप तशरीफ़ लाएँ अपने मसरूफ़ वक्त में से वक्त निकाल कर। थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये बताइए कि आकाशा का मतलब क्या होता है? आकाशा मीन्स आकाश यानी आसमान, आसमान को कहते हैं, यानी ब्राइट फ्यूचर, आसमानों को छूने वाला। तो ये बेसिकली जो है इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दुआ है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। सो इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो यही है कि आसमानों को छूने वाला। ब्यूटीफुल नेम, वेरी ब्यूटीफुल नेम। नाज़रीन, आकाशा खान साहिबा से हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम इनसे टीनेजर्स और उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। टेक अ लिटिल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने ब्रेक ली थी। तो आकाशा खान, हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या पेरेंट्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट, पेरेंट्स के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डेफिनेटली, क्योंकि बच्चों की जो पेरेंटिंग है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से ऐसे मसले जो चाइल्डहुड में बच्चे फेस करते हैं, वही उनका रिएक्शन जो है वो उनके जब वो बड़े टीन एज में जाते हैं या उसके बाद आगे जो है वो उनको फेस करने पड़ते हैं। अब एक घर में रह रहे हैं, आपके घर के पेरेंट्स अगर माँ को डिप्रेशन है, किसी स्ट्रेस में है या कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा है, तो वो बच्चे तो देख रहे हैं ना, बच्चे तो उस चीज़ को फील भी कर रहे हैं और उन्होंने वो चीज़ ऑब्जर्व करके अपने ऊपर अडॉप्ट भी करनी है। अगर फॉर एग्जांपल लाइक अब्यूज़िव, आपने अक्सर सुना होगा, रिसर्चेस भी ये चीज़ को प्रूव करती हैं। अब्यूज़िव अगर बच्चे की हिस्ट्री जो है, अगर आप देखें, अगर कोई उसमें अडल्ट में जाके करता है तो उसकी हिस्ट्री निकलती है कि उसके पेरेंट्स भी यही चीज़ को फेस, यानी मामला शुरू ही वहाँ से होता है। मामला शुरू वहीं से होता है। उस टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग बच्चों की चीज़ें जो सिम्टम्स होते हैं वो फेड ज़रूर हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं कर सकते। बट द थिंग इज़ कि
जब वो आगे अडल्टहुड में जाते हैं तो बेसिकली उनके जो मसले होते हैं, जितने भी मसले सारे होते हैं वो सारे चाइल्डहुड में ही होते हैं। और ये टोटली 80% जो है ना वो आप समझें कि पेरेंटिंग का ही कसूर होता है इसमें। जो भी अच्छा हो बुरा हो जो भी है, पेरेंटिंग वुड बी द एक मेजर पार्ट है वो चीज़। अच्छा, इसके साथ एक जुड़ी हुई बात मैं आपसे समझना चाहूँगा। अब अगर फादर डिप्रेशन में है, फादर किसी एंजाइटी, वैसे बाय द वे हमारे यहाँ तो इसका कल्चर ही नहीं है, हम डिप्रेशन को कोई मर्ज के तौर पे मर्ज समझते ही नहीं है। पहले तो हमें ये बताइए और फिर इसके साथ मैं वो क्वेश्चन अगले की तरफ आऊँगा कि हमारे यहाँ इसकी सेंसिटाइजेशन आप कितनी देखते हैं सोसाइटी के? देखिए द थिंग इज़ कि एक्सेप्टेंस नहीं है। हम जब फिज़िकल कोई बीमारी आ जाती है उसके लिए हम बहुत कॉन्शियस होते हैं। सर में दर्द, इवन सर में दर्द भी हो जाए, बुखार भी हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास भागते हैं। लेकिन लोगों को ये बात का पता ही नहीं है, जितनी हमारी फिज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी हमारी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? ताकि लेबल। अच्छा, मैं यहाँ पे चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रा वजाहत से हमें बता दीजिए कि क्यों कर और कैसे जितनी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप बात वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखिए, जैसे मैंने बात की है कि फ़िज़िकल हेल्थ जिस तरह से आपकी वर्क करती है आपकी लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में, उसी तरह अगर एक पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, ना तो वो कोई काम कर सकेगा। उसकी पर्सनल, उसकी सोशल, उसकी प्रोफेशनल जितने भी एरिया ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब होंगे। जहाँ जहाँ वो कनेक्टेड, जहाँ भी वो कनेक्ट होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सारे ही एरिया के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, कोई सिचुएशन इस तरह से है, ठीक है, और वो पर्सन उस चीज़ को नहीं सॉर्ट आउट कर रहा तो अगले दिन वो अपनी डेली रूटीन में जाएगा, काम सही नहीं करेगा, ठीक है, काम सही नहीं करेगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा, ठीक है, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन होगा और स्ट्रेस होगा, रिलेशनशिप ख़राब होंगे कलीग्स के साथ, ठीक है, बॉस से भी डांट पड़ेगी, हो सकता है जॉब जाने का भी खतरा हो एक दिन 2 दिन के बाद। वो ना चाहते हुए भी आप कह रही हैं कि टॉक्सिक पर्सनैलिटी बनता है। एग्जैक्टली। उसके बाद आप देखें कि घर आएगा, अगर बीवी बच्चे हैं, गुस्सा सारा फ्रस्ट्रेशन उधर निकलेगी। क्यों? क्योंकि बॉस पे नहीं निकल सकती ना, ठीक है, तो उसके बाद हमारा गुस्सा वैसे भी कमजोर पे निकलता है ना। एग्जैक्टली, हमारा गुस्सा उसी पे निकलता है। तो ये आप देखिए एक चेंज चलती आ रही है। एक छोटी सी चीज़ है स्ट्रेस, छोटी सी चीज़ है परेशानी, और उसकी रूट कोज क्या है? हमारा नेगेटिव थॉट। ओके, ठीक है, नेगेटिव थॉट लीड्स। यहाँ पे सवाल, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं, नेगेटिव थॉट जन्म कहाँ से लेती है? नेगेटिव थॉट आपकी अपनी ही सोच से जन्म लेती है, जिसमें हम देखिए अगर मैं ये बात करूं कि आप सोचना बंद कर दें, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। आपके जैसे बाकी फिजिकल ऑर्गन जो हैं वो काम कर रही हैं, उसी तरह से हमारे माइंड भी, हमारा ब्रेन भी काम करता है। हम उसको ये कह दें कि वो सोचना बंद कर दें। ऑन द लाइटर नोट, अशरफुल मखलूक़ात में और दूसरों में बुनियादी फ़र्क ही ये है कि अशरफुल मखलूक़ात सोचता है, हाँ, जबकि डोंकी सोचता नहीं। और माफ़ कीजिएगा, वो अशरफुल मखलूक़ात जो नहीं सोचते, फिर वो समझ लें कि वो बुनियादी जो अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है वो उसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन आप बात कर रही हैं नेगेटिव थॉट्स की, अब वो सोच रहा है, अब वो सोच रहे हैं, ठीक है। अब उसमें ये है कि जब वो चीज़ें सोचने तो है ही, और देखिए अगर मैं ये भी बात सेकेंडली करूँ कि आजकल किसी में परेशानी नहीं है, स्ट्रेसफुल, आजकल जितनी चीज़ें स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस हैं, आप चाहे जितनी मर्जी लाइफ को आपको पॉजिटिव वे में कर लें, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है, और डेली रूटीन में भी होता है। अब उसमें ये होता है कि हमें चाहिए कि हमने उसको पॉजिटिव वे में लेकर चलना है या नेगेटिव वे में चलना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, उसके बॉस ने, छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ वर्क प्लेस की, उसके बॉस ने उसने सलाम किया है और उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है, अब वो वहाँ से गुजर गया। अब उस पर्सन के माइंड में है कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है, नाउ इट इज ओवरथिंकिंग, ठीक है, एग्जैक्टली, दिस इज द रूट कॉज ना। अब वो सोचेगा कि पता नहीं, हो सकता है मेरे से गलती है, मेरा काम पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है कि मेरे से ही सारा कुछ नेगेटिव थॉट। अब उसने ये नहीं सोचा कि हो सकता है बॉस ने उसका सलाम सुना ना हो, या वो अपनी ही किसी टेंशन में हो कि उसको पता ही ना चला हो, या उन्होंने जवाब इतना आहिस्ता दे दिया जो इसको नहीं, या उसको नहीं समझ। देखिए दीज आर द थिंग्स ना, हमारे सोचने पे बहुत डिपेंड करता है। तो उसी तरह से हमारा माइंड, हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी हम अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर चलते हैं। यानी आप कह रही हैं कि सबसे पहले इस तरह की ओवर थिंकिंग से इज्तनाब किया जाए और इससे पैदा होने वाली नेगेटिव थॉट्स को शट अप कॉल दी जाए। It would be difficult, but we can do. हम इसको कर सकते हैं। And if it is possible, then how it is possible? हाँ, देखिए अब उसमें ये है कि
हमें थॉट तो आएगी, जैसे मैंने पहले बोला है, थॉट को हम इनकार नहीं कर सकते, बट द थिंग इज अगर आ भी गई है, स्ट्रेस आ भी गया है, हमें उसको रिप्लेस करना आना चाहिए। हमें कॉपिंग स्ट्रेटजीज आनी चाहिए कि हाउ टू कॉप या हाउ टू डील विद अवर एनवायरनमेंट। हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस को किस तरीके से डील करना है। अगर हम ये चीज़ें सीख लेते हैं, इसको सीखना पड़ता है, ठीक है। इसके कुछ रीजन, इसकी कैसे सीखें? देखिए, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो अगर हम कैसे की बात करेंगे, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी वजह क्या है। जी बिल्कुल। देखिए, वजह के बगैर जब आपको वजह पता चल जाएगी, रूट कॉज पता चल जाएगी, तो आपका आधा समझे ट्रीटमेंट वैसे ही हो जाएगा। बिकॉज जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं या पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर, तो उन्हें समझ नहीं होती, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि मसला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को कि ये बच्चा जो है ये फोकस नहीं कर रहा, ये बच्चा जो है ये पढ़ाई में दिल नहीं, ये नहीं है। अब वो तो शिकायतें लेके आ गए आपके पास, आपने ये नहीं जाना है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। हो सकता है वो अटेंशन के लिए कर रहा हो, आप अटेंशन नहीं देते हो, ठीक है। हो सकता है कि वो उसको कोई बुली कर रहा हो, जिसकी वजह से वो सोशल एंग्जाइटी का शिकार है। देयर आर मल्टीपल रीजंस, ठीक है। तो रीजंस और रूट जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वजह क्या है किसी भी मसले की। अच्छा, इसके ऊपर और टीनेजर्स के ऊपर आने से पहले, जैसे आपने बड़ी वजाहत से पेरेंट्स का और पेरेंट्स की एंजाइटी, और आपने कहा कि उसका बराह रास्त असर होता है, आप हमें ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि बाप किसी डिप्रेशन में है, बाप एंजाइटी में है, या मदर किसी वजह से परेशान है, अब वो कोई भी पेरेंट्स ये तो नहीं चाहते कि मेरी परेशानी मेरे बच्चे तक जाए। अब इसको कैसे वो कंट्रोल करें कि अगर मैं डिप्रेस हूँ, जैसे आपने कहा कि थॉट्स तो आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, अब ये बच्चों तक कम्युनिकेट ना हो, इनको कैसे रेजिस्ट किया जाए? अगर वो कोई पर्सन, जैसे आपने फादर फिगर की एग्जांपल दी है, अगर वो डिप्रेशन या किसी स्ट्रेस से गुजर रही हैं, सो उसको ये बात ट्रेनिंग इस चीज़ की होनी चाहिए कि उसने कोप कैसे करना है, क्योंकि उसको ये समझ जाना चाहिए कि जो वो चीज़ करेगा, जो वो चीज़ एक्सप्रेस करेगा, वो घर का माहौल भी ख़राब होगा और वो बच्चों पे डायरेक्ट असर होगा। ये पेरेंट्स को समझने की, ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। अब उसमें ये है कि पेरेंट्स को चाहिए, जैसे अगर हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें और अगर अडल्ट या पेरेंट्स में से किसी को ये प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, ठीक है। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। हमें अब सिचुएशंस में हैं, सिचुएशन में फ़ौरन के तौर पे आप सिचुएशन से दूर भी नहीं जा सकते हैं, आप अपने सर्कमस्टांसेस चेंज भी नहीं कर सकते और अपने आप को सिचुएशन से डिटैच भी नहीं कर सकते। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखें कि आपका बस जो है ना वो आपकी अपनी ज़ात पे है जी। आप लोगों को या माहौल को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कितने लोगों को और कितनी जगहों को चेंज करेंगे, हाँ जी। जॉब छोड़ेंगे, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप तोड़ेंगे, या बच्चे कुछ भी इस तरह की कर लेंगे, किस चीज़ में। सो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ। मुझे एक चीज़ से मसला आ रहा है, मैं नहीं चाहूँगी आपको चेंज नहीं कर सकती, मुझे चाहिए मैं अपने आप पे चेंज करूँ, ठीक है, ताकि मेरे बच्चों पे भी उसका ये ना हो और मेरे से जुड़े तमाम लोगों पे इफेक्ट ना हो ना। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अगर अंडरस्टैंड करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मल्टीपल टेक्निक्स हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये है कि लोग एक्सरसाइजेस को बहुत रिफ्यूज़ करते हैं, वो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं करनी चाहिए। पहले कि मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ, ये एक्सरसाइज की आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। एक्सरसाइज का, टेंशन का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का आपस में कोई कॉम्बिनेशन, कोई रिलेशन? बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, वो ज़रा हमें बताइए। देखिए, जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जो हमें टेंशन की तरफ लेकर जाते हैं। हमारी जो फ्लाइट और फाइट आपने सुना होगा, ठीक है, वो सारा हमें रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब हम वॉक करते हैं या हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स जो हैं वो सिक्रीट करेंगे जो हमें प्लेयर देते हैं, जो हमें खुशी देते हैं। ये आप खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस भी इस चीज़ को कीजिएगा कि व्हेन समबडी इज़ इन स्ट्रेस्ड, तो उसको चाहिए वो 15 से 20 मिनट वॉक कर लेगा ना, वो अच्छा फील। मसला तो वही है, देखिए चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, मसला हल नहीं होगा, लेकिन वो अच्छा फील करना शुरू हो जाएगा। जब वो अच्छा फील करना शुरू हो जाएगा तो वो सोचेगा भी कि मुझे अपनी चीज़ें किस तरह से सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है। उसको समझ भी आएगी कि मैंने चीज़ों को टैकल किस तरीके से करना है। जब माइंड इतना एग्जॉस्ट है, इतना स्ट्रेस्ड है, या फील भी आपके अच्छा नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स जब ये खुद किसी डिप्रेशन में या परेशानी में हैं और चाहते हैं बच्चों तक ना जाए, एक तो खुद अपने पे कंट्रोल रखें, अपने पे कंट्रोल करें। नंबर 2, सेकंड,
वॉक करें, कुछ एक्सरसाइजेस करें सो दैट कि वो अच्छा फील करें, क्योंकि रिसर्चेस भी इस चीज़ को जो है वो साबित करती हैं। तो ये एक हो सकती है टेक्निक। उसके बाद रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वन। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिए, इसको दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब बच्चे ने अगर किसी चीज़ पे, या पेरेंट्स की अगर हम फादर की जो कर रही हैं, जैसे बॉस वाली बात हो गई है, तो वो ये चीज़ सोचे कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए नेगेटिव सोच भी तो सोच ली है ना, यानी जैसे हम कहते हैं खुशगुमानी का मुजाहरा करें। आपने बॉस गुजर चुका है आपके पास से, आपने नेगेटिव सोच भी तो सोची है ना, आप उसको पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते? बड़ी जबरदस्त बात कि हाँ, कि मेहनत करके नेगेटिव जो सोचा है तो आप उसको पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं ना। अब अगर आपने ये चीज सोच ली है कि अच्छा हो सकता है उसका मेरे से कोई गलती हुई है, तो आप ये भी सोच सकते हैं। मैं खुद ही सोच रहा हूं, कुछ ऐसा हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं भी हो सकता। जब चांसेस जो हैं वो आधे अगर नेगेटिव के हैं तो आधे पॉजिटिव के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि ये चीज़ सिचुएशन से हम नहीं निकल सकते, फाइनेंशियली क्राइसिस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी परेशानी आ गई है, कोई लॉस ऑफ लव वन या कुछ भी, तो जब हमें लगता है कि ये चीज़ हम इससे नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ हमें लगता है। ठीक है, हम इस चीज़ से, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे रिलेटेड है और आप उसको नहीं कर सकते। वंडरफुल, अच्छा, ठीक है, देखिए इस चीज़ को अगर हम अंडरस्टैंड कर लेना तो हम बड़ी लाइफ को बड़ा एक स्मूथली आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है और उसको हमने रिप्लेस करना है चीज़ों के साथ। अगर हम कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ गई है, सिचुएशन आ गई है, आपका ब्रेकडाउन हो गया है, डजंट मैटर, लेट इट बी गो, जस्ट मूव ऑन। ठीक है, हिम्मत करके। और मेरा ख्याल अभी तक आपने जो बात की है कि उसमें से आप अपने आप को जो एक बंदा निकाल सकता है वो आप खुद हैं, और उसका आसान हल ये है मूव ऑन करें अपनी लाइफ। ये जो कहा जाता है कि मुझसे नहीं निकला जा रहा, जैसे अभी आपने बात की, तो आप कह रही हैं कि साइकोलॉजिकली अगर कोई शख्स फैसला कर ले तो वो मूव ऑन कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी को अपनी जो है वो मेंटेन रखें, अपने आप को जो है वो पॉजिटिव और जेस्चर दें, कॉपिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें। ठीक है, कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, अपने आप को बूस्ट करना है ना आपने। लेकिन जब आप जब एक थॉट आपको लेट डाउन कर सकती है, डिप्रेशन में डाल सकती है, तो एक छोटी सी थॉट आपको वहाँ से निकाल क्यों नहीं सकती? और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे को वही देता हूँ, उससे वही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान करता है, जैसा वो मुझसे गुमान करता है। इसी गुफ्तगू को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आकाशा खान से इसी तरह और अहम इश्यूज़ के ऊपर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम आकाशा खान बड़ी खूबसूरती से हमें बता रही थी बच्चों के पेरेंट्स के। अभी तक तो उन्होंने बताया कि पेरेंट्स को ख़ुद अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने प्रॉब्लम्स अपने बच्चों तक न जाने दें। और एक बहुत खूबसूरत जो बात इन्होंने की वो इन्होंने ये कहा कि अगर आपको नेगेटिव थॉट आ सकता है तो फिर पॉजिटिव थॉट क्यों नहीं आ सकता। बड़ा खूबसूरत इनकी बात थी। और फिर अल्लाह फरमाते हैं, जैसे भी हम ब्रेक से पहले कह रहे थे, और इसके ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरे से गुमान करोगे वैसा दूंगा। कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जोसेफ मुर्फी की इसके ऊपर किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में वो कहते हैं कि इंसान के दिमाग के दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो कहते हैं डॉक्टर जोसेफ मुर्फी के आपका कॉन्शियस माइंड वही बिहेव करता है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सिग्नल देता है। और आप सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। तो जो भी आपने कहा, हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेज दें, कॉन्शियस पॉजिटिव बिहेव करेगा। हमें ये बताइए, आप जो कि प्रैक्टिशनर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमें ये बताइए कि किस तरह के टीनेजर्स के कॉमन प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो डिप्रेशन। हमें लगता है कि सिर्फ बच्चों जो बड़े हैं उनमें ही डिप्रेशन है, या जो बड़े लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां जो हैं वो किसी वर्कलोड या स्टूडेंट्स वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। टीनेजर जो हैं वो स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन को ज़्यादा फेस कर रही हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू पेरेंट्स
एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, क्योंकि आप देखें वो पेरेंट्स की तरफ से भी हैं, स्कूलिंग की तरफ से भी है, ठीक है, पीयर प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर भी है, और उसके बाद वो एक ऐसी स्टेज होती है, एक ऐसा फेज होता है लाइफ का जब वो निकल के एक नई दुनिया में उन्होंने कदम रखना होता है। जी बिल्कुल, ठीक है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फेज होता है और इसमें ये चीज़ें फेस कर रही होती हैं। मोस्टली मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को फेस करते हैं, लेकिन ये है कि उसको ब्यूटीफुली अगर आप पेरेंट्स अगर इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करें तो वो निकल जाते हैं उस चीज़ में। डिप्रेशन बहुत से बच्चे उसको फेस करते हैं। फिर एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ठीक है, अक्सर आपने इस चीज़ को सुना हो। ये टीनेजर्स हैं, ये बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ना सोशल प्रेशर है ना, लेकिन फिर भी ये दे आर फेसिंग बेसिकली। अब एक जो बड़ा एक कॉमन मैं समझती हूँ सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी पहले तो हमें ये बताइए ये सोशल एंग्जाइटी है क्या? अच्छा, सोशल एंग्जाइटी जो है बेसिकली जो टीनेजर फेस कर रहे होते हैं, इसमें होता है कि आपकी सोशलाइजेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। यानी जो बच्चे हैं वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हैं, या तो वो सिर्फ स्टक हो जाते हैं कि घर में ही रहना है, या फिर उनको सोशल गैदरिंग से प्रॉब्लम होती हैं। देयर आर मल्टीपल रीज़न जो कि इसके पीछे हो सकती हैं, जो कॉजेज कर सकती हैं। उसमें ये हो सकता है कि कुछ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, सेल्फ एस्टीम का लो होना, कि मैं लोगों को पब्लिक को फेस नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ये इस तरह की चीज़ें आती कहाँ से हैं? देखिए, इस तरह की चीज़ें मल्टीपल चीज़ों से आ सकती हैं, जैसे कि आपको जो आपकी ये फेज़ होती है ना बच्चों की, इसमें आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो रही होती है, ठीक है, आपका माइंड, आपकी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलकर इस चीज़ को कर सकती हैं। हो सकता है कोई समझ रहा हो, सेल्फ एस्टीम की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी तरह से हो सकती है, या तो वो सेटिस्फाइड ना हो अपनी फिजिकल अपीयरेंस से, कि हो सकता है मैं गुड लुकिंग है। आजकल ये बहुत ट्रेंड है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले ये बच्चों के प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। अब बच्चों का जो है ना, वो मेरे ख्याल से बेसिक प्रॉब्लम जो है वो यही है कि उन्हें सोशल मीडिया यूज़ भी करना है और उन्हें सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग भी चलना है, और जब वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को सोचते हैं, सेल्फ एस्टीम लो होगी, फेस नहीं कर पाएंगे ना, चार लोगों में, चार दोस्तों में वो कैसे कहेंगे, किस तरह से बात करनेंगे, ठीक है। तो वो इस चीज़ का जवाब वो समझते हैं कि हमारा बनता ही नहीं कि हम इस तरह से। फिर उसमें ये कि कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया है, कोई ऐसा हादसा हो गया है बच्चों के साथ, तो वो फिर उस चीज़ को बाहर की लोगों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर या तो वो घर में ही रहेंगे, ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, और अगर कुछ पेरेंटिंग इश्यूज़ भी चल रहे हैं घर में या उस तरह से, तो वो भी वो उस चीज़ को वो अवॉइड करेंगे। तो ये बेसिकली सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना होता है, ठीक है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाके। तो सोशल एंग्जाइटी ये होती है। तो और अगर आप किसी बच्चे को इस तरह की सोशल एंग्जाइटी का शिकार देखते हैं तो उसके पेरेंट्स को फिर क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, इसका प्रॉपर तरीके से ना काउंसलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से बच्चों को इस सेशन दिलवाने चाहिए। अब जब पेरेंट्स आते हैं, अगर हम ये पेरेंटिंग और ये बच्चों की फील्ड की बात करते हैं ना, तो इसमें 60% जो है वो पेरेंट्स को काउंसिल किया जाता है और 40% जो है वो बच्चे को बताया जाता है, क्योंकि बेसिकली सारा जो है वो एक्शन जो है वो उधर से ही आ रहा है ना, रिएक्शन इधर से आना है, ठीक है। तो हमने पेरेंट्स को ही बेसिकली काउंसिल करना होता है कि आपने किस तरह से करना है, और आप जो बिहेव करेंगी उसका रिएक्शन आपके बच्चे इस चीज़ को करेंगे। मुझे ये ख्याल आ रहा है कि जो पेरेंट्स इन इश्यूज़ को इश्यूज़ ही नहीं समझते, तो वो किस तरह अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को तबाह कर रहे हो? इश्यूज समझना ना समझना एक सेकंड बात है। आजकल मैं समझती हूँ उनको ये भी समझ नहीं आता, उनको फोकस ही नहीं होता बच्चों पे। आजकल जो है आप ये देखें, क्योंकि अब मेरे ख्याल से दोनों पेरेंट्स हैं वो वर्किंग, ठीक है, ख़वातीन भी आजकल काम कर रही हैं, इतना टाइम कहाँ है कि बच्चों को दें? क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं है ना। तो फिर क्वालिटी ऑफ जनरेशंस कहाँ से आएगी? देखिए, क्वालिटी ऑफ टाइम जब आपके पास है नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग टाइम, जी बिल्कुल, आपने बच्चों को सिर्फ इस चीज़ पे कि वो आपके ऊपर जो है वो बोझ ना बने, या आप उनको टाइम नहीं दे सकते, आपने उनको टैब, फ़ोन वगैरह हर चीज़ जो है वो पकड़ा दी है, ठीक है। और ये भी देखिए कि बगैर एक पहली नेग्लिजेंसी कि आपने उनसे क्वालिटी टाइम नहीं दिया, दूसरा ये भी नहीं ख्याल किया, उनका बेड़ा गर्क किया है, जो मैं दूसरा ये भी नहीं ख्याल किया कि ये कंटेंट क्या देख रहा है इसके ऊपर, फिर जिससे आपने सेल्फ एस्टीम का बात की और वो सारी चीज़ें जहाँ से, ठीक है ना। अब वो आप अब सोचें सोशल मीडिया में किसी बच्ची ने, अब तो बच्चे भी जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड बाय द वे उनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो अब देखिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया ना, तो अब लोग बच्चे जो उनको देखेंगे फॉलो करेंगे, उनके लिए तो वो आइडियल बन गए, उनके लिए वो हीरो है। उन्हें वही चाहिए जो उसने पहना हुआ है, उससे वही चाहिए जो उसके पास चीज़ है, वॉच, गाड़ी, कुछ भी इस तरह से। लड़कों को, बच्चों को वही चाहिए जो आप वो देख रहे हो, जो आपके टीनेजर जो फॉलो जो आपके सेम उसमें है वो आपको दिखा रहे हैं। तो अब आप देख वो रहे हो, आपको चाहिए वही जो आप देख रहे हो। तो अब हर पेरेंट्स का या हर बच्चे का अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, और आपकी तरबियत के लिहाज से, ब्रॉटअप के लिहाज से भी अलग होता है। तो वो नहीं, तो जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना। जी बिल्कुल, डिस्टर्बेंस आएगी। बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पेरेंट्स क्या करें? अब पेरेंट्स को ये चाहिए कि बैलेंस तरीके से चलें। ठीक है, पेरेंटिंग शुड बी लाइक कि आपको बैलेंस तरीके से एक बच्चों को कॉन्फिडेंस पेरेंट्स ने ही देना है। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी टाइम जो आप कह रही बिल्कुल, क्योंकि जब आप उनको अटेंशन नहीं देते तो वो अटेंशन कहीं और से लेते हैं ना, और फिर मसाइल जन्म लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा ये खतरनाक एक पहलू है जिसकी हमारे टीनेजर्स जिसका शिकार होते हैं, जिसकी तरफ आप तो ये सारी पूरी देखें ना, चेन चलती है, चेन के साथ ही फिर आगे डिस्टर्बेंस होती है, और फिर एट दी एंड जब बच्चे का जो है वो मेंटल हेल्थ डैमेज हो चुकी होती है, एंड देन फिर पेरेंट्स उनको ले लेके फिर रहे होते हैं। तो पहले ये देखें तो सही कि आप क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ, अटेंशन उनको दें आप। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनको फ़ोन टैब कुछ भी ना दें, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का एक टाइम रखें। ठीक है, स्कूलिंग है, स्कूल जाना है जो बच्चों ने, ठीक है, होमवर्क करना है, ट्यूशन जाना है, एकेडमी वगैरह जो भी है, एकेडमिक्स जो है ना, वो आपकी एक साइड उसका टाइम है। फिर एक टाइम सूटेबल टाइम रखें जो इसमें वो फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर उनकी नींदें, अब आप देखें बच्चा छोटा जो है वो इस एज का बच्चा कहाँ जाके सोचता है, 12-1 बजे तो उनका वैसे कैजुअल टाइम है, फिर वो उसका ठीक है सुबह उठेगा, स्कूल जाएगा, और वो देखिए वो इरिटेबिलिटी, वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल, ना वो फोकस्ड होगा, ना उसको समझ आएगी किस तरह से करने, स्कूलिंग भी ख़राब होगी, एकेडमिक्स भी आपकी सारी ख़राब होगी, उधर भी आप बुली भी हो सकते हो और कर भी सकते हो। ठीक है ना, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स तो इस तरह से। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक प्रॉपर स्केड्यूल के हिसाब से बच्चों का एक स्केड्यूल बना दें, उसके अकॉर्डिंग करें। और जो क्वालिटी ऑफ टाइम है, ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आजकल इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, कि पेरेंट्स, मैं यहाँ पे एक पूछना चाहूँगा कि जिन माँ बाप के पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं होता, तो फिर वो किसके लिए सारी चीज़ें कर रहे होते, किसके लिए इतनी टफ लाइफ गुजार रहे होते हैं, डबल जॉब्स कर रहे हैं, माँ भी कर रही है, फादर भी कर रहे, फिर वो कर किसके लिए ले? यही तो बात है, ये पता ही नहीं है। जी बिल्कुल, यही तो कमी है जिसकी वजह से पेरेंटिंग खराब हो रही है। बिल्कुल, पेरेंटिंग की जो रूट कॉज है ना, वो है ही ये कि उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, कि वो जो सब कुछ इतना कर रहे हैं, वो कर जिसके लिए रहे हैं वही खराब चीज़ हो रही है। हाँ जी, ठीक है ना, तो ये तो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक बैलेंस्ड वे में आप चलें, कोई मसला नहीं है, आप उनको क्वालिटी ऑफ टाइम दें। आप खुद वॉक करने के लिए जा रहे हैं, आप छोटे छोटे चलें, वीकेंड्स पे प्लान बना लें, वीकेंड्स पे नहीं, वॉक के साथ बच्चे आप जा रहे हैं, बच्चे को भी साथ ले, क्योंकि बच्चा तो वो कहते हैं इमिटेट करता है। ठीक है ना, जो पेरेंट्स करेंगे बच्चा वो ही करेगा। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। आप अगर कोई एक्सरसाइजेस पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं अगर, या कुछ भी, बच्चे को भी साथ ले जाएं, अपने साथ साथ रखिए। अगर माएँ जो हैं वो किचन में काम कर रही हैं तो उनको अपने साथ खड़ा कर लें। क्यों? एक टाइम स्पेंड हो ना, ये नहीं कि काम करवाएं, वो अपना ब्रॉटअप है उनका जो भी है, लेकिन क्या है कि आप उनके साथ थोड़ा सा कन्वर्सेशन हो रही है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना। मसला ये कम्युनिकेशन नहीं, एग्जैक्ट हमारी कम्युनिकेशन, हमारी बच्चों की पेरेंट्स की कम्युनिकेशन ही नहीं है। पेरेंट्स बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और बच्चों को भी जब स्कूल की पूरी बात है वो उसने बतानी है, किसको बताए वो? आपने मेड के हाथ उसको रख दिया। अब वो मेड के पेरेंट्स से ज़्यादा तो मेड के साथ अटैचमेंट हो गई है। ठीक है ना, तो जब आपकी खुद की चीज़ें इस तरह से हैं तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चे आपके लिए इस तरह से करें, या बच्चों की मसले मसाइल ना हो। यानी जब आप प्रैक्टिस करती हैं, बच्चे आपके पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, जो आपको बुनियादी चीज़ नज़र आती है कि पेरेंट्स क्वालिटी टाइम नहीं देते बच्चों को, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जन्म लेना शुरू करते हैं। नाज़रीन, बहुत थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू कर रही हैं आकाशा खान। अभी इनसे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ लेनी है हमें एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आकाशा खान, हमें ये बताइए कि ये टीनेजर्स में इतनी मूड स्विंग्स क्यों होती हैं? अच्छा, इसकी मल्टीपल इश्यूज़ जो है वो हम देख सकते हैं। आजकल डाइट पे भी मैं फोकस करूँगी कि डाइट आप देखें बच्चे क्या ले रहे हैं।
हाँ जी। ठीक है, जंक फूड है, और कोई उसमें उस तरह से आप समझ लें कि कोई प्रोटीन्स वगैरह उस तरह से नहीं है जिसमें बच्चे को डाइट। अब ये लोगों को मिसकंसेप्शन ये है कि शायद डाइट जो है वो हमारी स्लीप, हमारी ईटिंग पैटर्न जो है ये चीज़ों को नहीं डिस्टर्ब करता, लेकिन इसका बहुत एक लिंक कनेक्शन है आपके मूड स्विंग्स का आपकी डाइट के साथ बहुत बड़ा जो है वो कनेक्शन बनता है। यानी आप कह रही हैं पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखना चाहिए। बेहतर डाइट से आपकी क्या मुराद है? डाइट से मुराद ये है कि उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोटीन्स हों, कैलोरीज हों, ठीक है, विटामिन्स हों, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी बॉडी की या जो जो आपकी एक फूड की इंटेक की होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आप उसको जंक फूड खाना है बच्चे को, आप उसको वंस अ वीक करें या ट्वाइस अ वीक कर लें, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बच्चे, ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, कोई ना कोई जूसेस वगैरह ये सारा कुछ है। अब उसमें शुगर भी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, शुगर भी जो है वो भी आप समझे कि आपकी अच्छी हेल्थ के लिए जो है वो भी ठीक नहीं है। तो डाइट जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि हम डाइट को जो है वो ख्याल के मूड स्विंग्स के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है कि स्ट्रेस, बच्चा अगर स्ट्रेस में है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, स्कूलिंग की, पेरेंट्स की, किसी वजह से, अगर बच्चा खुद पर्सनली किसी स्ट्रेस में है तो वो उसका स्ट्रेस और उसका एक्सप्रेस करने का जो एक, बड़ों का तो डिप्रेशन में है ना अगर, तो बड़े तो इजहार कर देंगे सैड और वो अकेला और वो रह के, बच्चों का तरीका अलग होता है। बच्चों का तरीका ऐसे नहीं होता, बच्चों का तरीका होता है वो कभी कभी बहुत हाई उसमें चले जाएंगे, खुश होंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और उस तरह से, और कभी कभी वो बहुत लो फील होंगे। इसमें क्या है कि पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी नहीं है, और स्टेबिलिटी किसने देनी है? पेरेंट्स ने। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो वैसे बड़ों में भी पाया जाता है? बड़ों में भी है, देखिए वही बात होगी ना, पहले हम बात करते होते थे कि अडल्ट्स और बड़ों में ये प्रॉब्लम्स हैं, अब ये टीनेजर में है। और आप ये कह रही हैं चाहे ये छोटे टीनेजर्स में है चाहे बड़ों में है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड होना चाहिए, इस चीज़ को हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी रीज़न जो है वो स्ट्रेस, अगर बच्चा किसी भी किस्म की स्ट्रेस में हो ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी वजह से, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ के उसके मूड स्विंग्स होती हैं। अब जैसे बड़ों में जो आपका डिप्रेशन स्ट्रेस होता है ना, उसका इजहार और तरीके से होता है, ठीक है, लेकिन बच्चों में क्या होता है, कभी वो बहुत उनका मूड अच्छा हो जाएगा, कभी बहुत उनका लो हो जाएगा, तो ये मूड स्विंग्स की एक स्टेबिलिटी जो है वो, और ये होता है पर्सनालिटी की इंस्टेबिलिटी होना। ठीक, और ये कहाँ से आ रही है? पेरेंट्स नहीं दे रहे। बिल्कुल, ठीक है, पेरेंट्स का एटीट्यूड और पेरेंट्स की जो ब्रॉटअप है, जो स्किल्स है, वो आपको बच्चों को इस तरीके से जो है वो कर रही है। अच्छा, और तीसरी रीज़न जो है स्लीप डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग्स में थी, मूड स्विंग्स का स्लीप डिस्टर्बेंस से बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्शन है। इरिटेबिलिटी, एंगर इश्यूज, इसकी जो है वजह एक स्लीप डिस्टर्बेंस की है। एक टीनेजर को कितने घंटे नींद लाजमी लेनी चाहिए? देखिए, या पेरेंट्स को उसकी इस पे फोकस करना चाहिए? अगर मैं बायोलॉजिकल उसकी बात करूँ तो चाहे वो टीनेजर हो या आप अडल्ट में हो, तो इट वुड बी 7 to 8 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर टीनेजर हैं, बच्चे हैं, तो उसमें फिर डेफिनेटली पेरेंट्स को स्केड्यूल बनाना चाहिए, लाइक वो फिक्स्ड जो भी है, डजेंट मैटर कि वीकेंड है या आपका संडे है, कुछ भी है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, अक्सर होता है कि आप कहीं बाहर भी चले जाते हैं, तो लेकिन आपका जो स्लीप आवर्स हैं और जो आपकी स्लीप के स्टार्टअप है ना, जो सा वो एंड और स्टार्ट की, ये आपका अप एंड डाउन है, ये फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, इससे स्लीप आपकी मेंटेन रहती है। और ये इंश्योर करेंगे पेरेंट्स, ये इंश्योर करें पेरेंट्स कि वो बच्चा जो है वो उतनी जो उसकी फिक्स टाइमिंग है वो उसको प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो स्लीप है ना वो अगर आपकी पूरी नहीं होती, हम बड़ों की भी जब पूरी नहीं होती है तो एक अजीब सा मूड होता है, मूड अजीब सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेबिलिटी है, एंगर इश्यूज को जो है वो प्रोवोक करता है। फिर बच्चा भी अगर स्कूल जाएगा, ठीक है, या वो आगे के सोशल गैदरिंग में जाएगा, गुस्सा होगा, लड़ाई करेगा तो फिर और बड़े मसले हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो रूट कॉज बनती हैं मूड स्विंग्स की भी, बाकी सारी चीज़ों। इसके साथ ही चूंकि आपने हम डाइट की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने इसको एलैबोरेट किया, डाइट डिसऑर्डर भी होता है बच्चों में? हाँ, ईटिंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर। बिल्कुल, अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर बिल्कुल बच्चों में होता है, और इसकी कुछ टाइप्स हैं जिसको कह सकते हैं कि जैसे एक बुलिमिया नर्वोजा है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो खाया जाता है, बच्चे अक्सर स्ट्रेस्ड में। अच्छा, अब स्ट्रेस में लोगों को ऐसा लगता है कि शायद स्ट्रेस में ना खाना, आपकी एपेटाइट जो है ना वो कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ओके, हो सकता है एक बंदा ना खा रहा हो और दूसरा एक बंदा बहुत खा रहा Okay. हो। और अब तो मुझे लगता है कि ये बहुत खाने वाला जो है ना ये ज्यादा होता जा रहा है। पहले कम होता था, पहले कम खाने वाला, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब बच्चे भी इसी तरह से ही हैं। Okay. वो यहाँ तो बहुत ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस को देखिए, सारी चीजें हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक जैसे होना ना, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है। उस चीज़ को कवर करने के लिए, उस चीज़ को हल करने के लिए जस्ट एक ये स्ट्रेटजी है, उस चीज़ को आपने कंपनसेट करना है। ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा है, कोई अगर मैं बात करूं वो अनहेल्दी वे में स्मोकिंग करना शुरू हो जाएगा, अल्कोहल, कोई ड्रिंक या कुछ इस तरह की अनहेल्दी वेज की तरफ जाएंगे। तो बच्चों के लिए ये अनहेल्दी वेज हैं अपने स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। अब उसमें फिर कुछ बच्चियां खास तौर पे जो है वो फीमेल ये फीमेल ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होती हैं कि वो खाना नहीं खाती टू जस्ट मेंटेन हर फिगर। ओह यस, ठीक है ना। और ये ज़्यादा बच्चियों में है, ये टीनेजर बच्चियों में ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगेन वो जब अपने पीयर ग्रुप में वो सारे टिकटॉक और वो सारा एग्जैक्टली तो वो उसमें क्या होता है कि आप खाते ही नहीं हो, खाते नहीं हो। उनको लग रहा होता है ना खाना वुड बी द सोल्यूशन, जो कि नहीं है, जो कि इटसेल्फ बीमारी। देखिए अगर आप किसी डाइटिशियन के पास भी जाएंगे ना, वो आपको कभी रेकमेंड नहीं करेगी कि आप खाना बंद करें। जी बिल्कुल। वो आपको हर चीज कहेगी कि आपने खाना है लेकिन एक पोर्शन के साथ। आपने हर चीज खानी है लेकिन एक पोर्शन के साथ। वो भी आपको कभी वेट लॉस प्लान में ये चीजें नहीं देगी। तो ये चीजें छोटी छोटी ख्याल रखनी चाहिए पेरेंट्स को, इस ईटिंग डिसऑर्डर का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, चूंकि वक्त कम है और आपसे पूछने वाली बातें बहुत ज़्यादा हैं और जल्दी से मैं अब आपसे ये पूछूंगा, हम देखते हैं कि एक बच्चा बड़ा एक्टिव है और एक बच्चा ज़रा लेजी है, खामोश तबाह है, साइड पे बैठा है, वहाँ बैठा है, इंटरेक्ट नहीं करता, रिलेटिव्स में भी जाता है तो ज़रा अलहदा रहता है। इसकी वजह क्या होती है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? अच्छा, अगर वो होता है कि जो कॉर्नर, लोनलीनेस, जी, ठीक है ना, अपने आप में ही रहना, ठीक है, इसमें ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ठीक है, आपका ब्रॉट अप पेरेंट्स ने बच्चे को बहुत ओवर सेंसिटिव बना दिया। ओके, ठीक है। छोटी छोटी रोक-टोक, छोटी ये देखिए दो चीजें हो सकती हैं, छोटी छोटी रोक टोक से भी, ठीक है, और छोटी छोटी चीज प्रोवाइड करके भी, पैम्पर्ड कर, ठीक है ना। आपने उसको इतना सेंसिटिव बना दिया है कि उसको छोटी छोटी चीज़ें हर चीज़ में फील होंगी, चाहे वो इस सेंस में हो कि वो उसको चीज़ें रोक टोक रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो या तो उसको दूसरी तरफ सूरत हाल हो सकती है कि या वो बहुत ज़्यादा उसको हो कि वो स्ट्रेस को फेस नहीं कर पा रहा, छोटी सी कोई टेस्ट में फेल हो गया है या कोई ऐसी बच्चों के आपस में लड़ाई हो गई है, तो लड़ाई होगी है ना, तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो गई ये सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स ने बच्चों को इतना ओवर कर दिया है कि वो इस चीज़ को, उनके अंदर बर्दाश्त भी नहीं है और उनके अंदर सिचुएशंस को हैंडल करने की स्किल ही नहीं है। तो पेरेंट्स ने स्किल ही नहीं दी हुई। चूंकि मुझे बार बार इशारा किया जा रहा है, वक्त कम हो रहा है, आखिरी सवाल और इसी के साथ हम गुफ्तगू का ख़त्म करेंगे। पेरेंट्स को इन तमाम इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए आप क्या टिप्स देंगी शॉर्टली? अच्छा, सबसे पहले तो टिप्स है कि जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। बच्चों को प्रॉपर अटेंशन दें, बच्चों का प्रॉपर स्केजुलिंग के साथ उनके साथ जो है वो टाइम भी गुजारें, उनको क्वालिटी ऑफ टाइम भी दें, ठीक है। उसके साथ साथ इस चीज़ का फोकस करें, उनको ओवर अटेंशन भी नहीं देनी है। बाज़ प्रॉब्लम जो है ना वो ओवर अटेंशन देने से भी होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। उनको ओवर अटेंशन भी नहीं है, आपने उनको बैलेंस्ड वे में रखते हुए अपनी सारी स्किल्स को उनका ब्रॉटअप करना है, ठीक है। उनको स्किल्स प्रोवाइड देनी है, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें, उनको इस तरीके से इतनी उनकी सेल्फ स्टीम बूस्ट करें कि वो कल को जब अपने पाँव पे खड़े होंगे या कल बाहर जाएंगे बगैर पेरेंट्स के, तो उनमें इतना गट्स होने चाहिए कि वो चीज़ों को फेस कर सकें। और दूसरी बात कि अगर उनको लगता है कि बच्चे में कोई सीरियस इस किस्म के इश्यूज आ रहे हैं और वो खुद से टैकल नहीं कर पा रहे, उनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, तो वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प को सीख कर लेनी चाहिए। इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि बच्चों ने तो खुद नहीं जाना, ये पेरेंट्स ने ही उनको लेकर जाना है और पेरेंट्स ने ही कोशिश करनी है कि बच्चों की काउंसलिंग और ये सारा सेशन दिलवा दिया जाए। तो ये पेरेंट्स के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि वो साइको एजुकेशन उनको होनी चाहिए। नाज़रीन, काशा खान साहिबा की जितनी गुफ्तगू हमने सुनी उसमें पेरेंट्स को सबसे पहले तो इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि वो जितनी मेहनत करते हैं, वो जितनी अपनी एफ़र्ट्स पुट करते हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आप जिन बच्चों की खातिर कर रहे हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें।
और अगर आप देखें कि आपके बच्चों में कोई इस तरह का डिसऑर्डर है जैसा आकाशा खान साहिबा ने हमें आज बताया, तो फ़ौरन किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाएं और ख़ुद भी मिलें और समझें कि मेरे बच्चे के बुनियादी प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसी से हम एक बेहतरीन, मुस्बत और प्रोडक्टिव और कामयाब माशरा तश्कील दे सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम टीन्स एंड ट्वीन्स से इजाज़त चाहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।